रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उधर बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने अपने एम्बेसडर को अचानक वापस बुलाकर ऐसा क्या संकेत दे दिया कि नई टेंशन की आहट मिलने लगी है। अमेरिका को एक बार फिर क्वाड क्यों याद आ गया, वो भी तब जब पिछले कई महीने से यह मंच लगभग ठंडे बस्ते में रखा था। और इन सब के बीच भारत की भूमिका क्या बनती जा रही है, आज की इस वीडियो में हम आपको वो अपडेट्स बताएंगे जो मेन स्ट्रीम चैनलों पर शायद ही दिखें, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन की, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है पूरी ग्लोबल हलचल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सबको चौंका दिया। इस वीडियो में जिस इमारत पर ड्रोन का हमला होता दिख रहा है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नोवगोरोड रीजन में स्थित ऑफिशियल रेजिडेंस बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से करीब 90 से ज्यादा UAV यानी ड्रोन इस हमले में इस्तेमाल किए गए हैं। इनमें से 2-3 ड्रोन टारगेट तक पहुंचने में कामयाब भी हुए, जबकि बाकी को रूसी एयर डिफेंस ने समय रहते मार गिराया। रूस ने अभी तक यह साफ नहीं किया कि हमले के वक्त राष्ट्रपति पुतिन उस बिल्डिंग में मौजूद थे या नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि पुतिन पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ताएं अपने अंतिम चरण में मानी जा रही थी। ऐसे में पुतिन पर संभावित असैसिनेशन अटेम्प्ट ने पूरी बातचीत को झकझोर कर रख दिया है। इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन सरकार ने इस हमले से साफ इनकार किया है और उन्होंने कहा है कि रूस बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक एक कर कई देश के नेता सामने आ रहे हैं और इस हमले की खुलकर निंदा कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया जिसमें पुतिन पर हुए हमले की आलोचना की गई। इसके कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना बयान जारी किया। पीएम मोदी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और दोनों देशों से अपील की कि वे हालात को डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाएं। यानी भारत ने साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह की हिंसक उकसावेबाजी का पक्षधर नहीं है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर जो आ रही है क्वाड से। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद क्वाड को लगभग भुला दिया गया था, लेकिन अचानक चीन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की धरती पर क्वाड देशों के एम्बेसडर की एक अहम बैठक हुई। यह मीटिंग बीजिंग में मौजूद अमेरिकी दूतावास में आयोजित की गई। इस बैठक में अमेरिका के एम्बेसडर डेविड पर्ड्यू, भारत के एम्बेसडर प्रदीप कुमार रावत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के एम्बेसडर शामिल हुए। बैठक के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। सवाल उठता है कि एक साल तक क्वाड को नजरअंदाज करने के बाद अचानक चीन में यह बैठक क्यों? साफ है कि अमेरिका क्वाड के जरिए बीजिंग को एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप प्रशासन भले ही खुले मंचों पर क्वाड को प्राथमिकता न दे रहा हो, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए चीन पर दबाव बनाना अभी भी उसकी रणनीति का हिस्सा है। अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों से जुड़ी एक दिलचस्प लेकिन संवेदनशील खबर की। हाल ही में सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर और पोस्टर लॉन्च हुआ। यह फिल्म गलवान घाटी की उस झड़प पर आधारित है जिसने भारत चीन रिश्तों को नई दिशा दी, लेकिन अब इस फिल्म पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक बॉलीवुड चाहे जितनी भी सिनेमैटिक आजादी ले ले, इतिहास बदला नहीं जा सकता। चीन के थिंक टैंक से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इस फिल्म की टाइमिंग और थीम गलत है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जबकि हाल के महीनों में रिश्तों को सुधारने की कोशिशें हो रही हैं। चीन का यह भी दावा है कि गलवान घाटी की घटना में भारतीय सैनिकों ने चीनी सीमा में प्रवेश किया था और PLA ने अपने क्षेत्र की रक्षा की। इतना ही नहीं, इस लेख में सलमान खान की एक्टिंग और बॉलीवुड के राष्ट्रवादी नैरेटिव पर भी तंज कसा गया है। अब सवाल यह है, क्या आप बैटल ऑफ गलवान देखने जाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अब आखिरी लेकिन सबसे बेहद अहम अपडेट जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में हाल ही में कुछ पोस्टर्स दिखाई दिए हैं जिनमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कश्मीर मुद्दे पर समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा गया है। ये पोस्टर्स कथित तौर पर जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फोरम के नाम से लगाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसे बेहद गंभीरता से ले रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों द्वारा नए रिक्रूटर को पहले छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, जैसे पोस्टर लगाना। इसे एक तरह का टेस्ट माना जाता है जिसके बाद आगे की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। अब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन पोस्टर्स के पीछे कौन है और इसके तार कहां से जुड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश से जुड़ी उस खबर की तरफ जिसने कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने भारत में तैनात अपने हाई कमिश्नर को अचानक ढाका वापस बुला लिया है। आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश का कहना है कि हालिया घटनाक्रमों पर ब्रीफिंग के लिए उन्हें रिकॉल किया गया है। हालांकि इस फैसले का असली संकेत क्या है यह अभी साफ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि खबर लिखे जाने तक भारत ने कोई पलटवार नहीं किया है, यानी भारत ने न तो कोई अपने हाई कमिश्नर को ढाका से वापस बुलाया है और न ही कोई आक्रामक प्रतिक्रिया दी है। कूटनीति की भाषा में इसे कूल एंड कैलकुलेटेड मूव माना जा रहा है। इसी बीच उस्मान हादी केस ने दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव भर दिया है। आपको याद होगा
होगा, बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया था कि छात्र नेता उस्मान हादी पर हमले के 2 मुख्य आरोपी बांग्लादेश से भागकर भारत में घुस गए और मेघालय तक पहुंच चुके हैं। इस आरोप के बाद सबकी नजर भारत के जवाब पर थी और अब वह जवाब सामने आ चुका है। भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने बांग्लादेश के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीएसएफ ने साफ कहा है कि मेघालय सेक्टर में न तो किसी तरह की घुसपैठ पकड़ी गई है और न ही ऐसे किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बीएसएफ के मुताबिक ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद, गढ़े हुए और भ्रामक। मेघालय सेक्टर में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने मीडिया के सामने आकर 2 टूक शब्दों में कहा कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो बांग्लादेश पुलिस के दावों को सही ठहरा सके। उन्होंने एक बेहद अहम सवाल भी उठाया, अगर कथित आरोपी ढाका से करीब 300 किलोमीटर तक का सफर तय कर भारत की सीमा तक पहुंचे हैं तो बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें रास्ते में कैसे नहीं पकड़ पाई। आईजी उपाध्याय ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड और सुरक्षा एजेंसियां बेहद प्रोफेशनल मानी जाती हैं। ऐसे में इतने लंबे रास्ते में सीसीटीवी कैमरों, चेक पोस्ट और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद आरोपियों को बिना पकड़े निकल जाना तर्कसंगत नहीं लगता। बीएसएफ के साथ साथ मेघालय पुलिस ने भी इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश पुलिस का दावा था कि भारत में कुछ स्थानीय सहयोगियों ने आरोपियों की मदद की है और उन्हें मेघालय के तूरा शहर तक पहुंचाया गया है, जिसके बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मेघालय पुलिस का कहना है कि बांग्लादेश से इस मामले में कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना तक नहीं मिली है और न ही उनके रिकॉर्ड में ऐसी कोई गिरफ्तारी दर्ज है। दरअसल जिस दिन बांग्लादेश पुलिस ने भारत पर आरोप लगाए थे उसी वक्त यह सवाल उठने लगे थे कि बिना सबूत इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब बीएसएफ और राज्य पुलिस के इनकार के बाद यह शक और गहरा गया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार घरेलू दबाव और विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत को निशाना बना रही है। अब सबकी निगाह भारत के विदेश मंत्रालय पर टिकी है। देखना यह होगा कि दिल्ली आरोपों पर आधिकारिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया देती है। खासकर 300 किलोमीटर वाले सवाल ने बांग्लादेश के नैरेटिव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर इतने बड़े मामले में इतने संसाधनों के बावजूद आरोपी नहीं पकड़े गए तो सवाल भारत पर नहीं सिस्टम पर उठता है। इसी बीच बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर सामने आई है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज निधन हो गया है। हाल ही में उनके बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे थे। अब यह खबर बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खालिदा जिया के निधन पर शोक संदेश जारी किया है। उन्होंने साल 2015 में हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बयान जारी कर खालिदा जिया के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट